सो स्टार्ट IIT जैम। सो हमारा IIT जैम का जो 2020 का जो एग्ज़ाम था आपका, वो उसका अगर पार्ट सेक्शन की अगर आप बात करो तो पार्ट सेक्शन ए एंड पार्ट सेक्शन सी ये इजी टास्क था आपके लिए। पार्ट सेक्शन ए जो MCQ टाइप के क्वेश्चंस थे एंड पार्ट सी जो न्यूमेरिकल टाइप्स के क्वेश्चंस थे। सो कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस लाइक रियल एनालिसिस के, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बहुत ही इजी पूछे गए थे, बट IIT कानपुर ने पेपर को कंडक्ट करा हुआ था। सो उनसे उम्मीद भी ये की जा सकती है कि प्योर मैथमेटिक्स जो है उन्होंने बहुत ट्रिकी लेवल पे डाली हुई थी। लाइक सेक्शन बी में आपसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें सर्कल के ऊपर काम करवा रहा था, और वहां पर अल्फा पूछे थे कि वो कौन से अल्फाज होंगे। सो वहां पर कोई भी अल्फा इरेशनल पॉइंट्स चल जाता, सो उस सेट की कार्डिनलिटी एक अनकाउंटेबल बन जाती बेसिकली। सो कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास जिनको हमने पिक करा है रियल एनालिसिस के, सो उनके ऊपर डील करते हैं। एंड कट ऑफ जो है जनरल की, OBC की एंड SC ST की, अदर्स जैसे आती है उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। सो अगर आपके एग्जाम्स अच्छे गए हैं सो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम्स के लिए। एंड अगर आपके एग्जाम्स अच्छे नहीं गए हैं सो वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी बहुत एग्जाम्स आएंगे। आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम आएंगे, BHU के एग्ज़ाम्स आएंगे, एंड आपके अभी टीफर है, ISI है, बहुत से एग्ज़ाम है मैथमेटिक्स के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत हैं आपके पास। सो अनअकैडमी पर ये प्रोफाइल है जिसमें प्लस क्लासेस दी गई हैं। अभी क्रैश कोर्स बनाया गया था रियल एनालिसिस के ऊपर, सो ये क्रैश कोर्स है, और अब 16 से एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की प्रिपरेशन की जाएगी। एंड इसके ठीक बाद हम रिंग थ्योरी के ऊपर काम करेंगे जो बिल्कुल अलग वे में काम करने वाले हैं। तो कुछ एनालिसिस के जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर हमने कुछ काम करा है, कुछ क्वेश्चंस को पिक करा है एनालिसिस के। उनको देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे और आपको कैसे अप्रोच करनी थी इन क्वेश्चंस के ऊपर, ये चेक करते हैं। सो क्वेश्चन बेसिकली आपसे बहुत ही कॉन्सेप्चुअली पूछे हुए थे, बिकॉज IIT जैम, IIT कानपुर ने पेपर को कंडक्ट किया हुआ है। सो ऑब्वियस सी बात है वो प्योर मैथमेटिक्स का पोर्शन जो है वो बहुत कॉन्सेप्चुअली ही बनाएगा, और उससे उम्मीद भी यही की जा सकती है। सो कुछ क्वेश्चंस पिक करें, लाइक आपको एक SN सीक्वेंस गिवन करवाई थी, SN इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n अपॉन n, और आपसे इस सीक्वेंस का बिहेवियर पूछा था कि ये जो सीक्वेंस है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या फिर ये सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। अगर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो किस पॉइंट पे कन्वर्ज करती है, या फिर ये सीक्वेंस ही डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। सो बेसिकली जब सीक्वेंस पढ़ी जाती है सो ये बहुत ट्रेंडी सा एग्जाम्पल्स है जिसको हम फ्रिक्वेंटली यूज भी करते हैं हम अपनी सीक्वेंस में। सो कैसे अप्रोच करनी थी इस क्वेश्चन के लिए, सो अगर आप इसकी केवल 3 टर्म ही निकालते तो आपको पता चल जाता उस टाइम पर कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। बट एक्चुअल में होता ही है कि एग्जाम टाइम पे थोड़ा प्रेशर तो माइंड पे रहता ही है। सो व्हाट इज इट्स फर्स्ट टर्म, व्हाट इज S1 is 1 minus 1 which is 0. What is S2 is 1 plus 1 by 2. This we have 3 by 2. And what is S3 is 1 minus 1 by 3 and 2 by 3. Now can you draw this S1, S2, S3 on a straight line? Can you draw this thing? बिकॉज सारा हम जो रियल एनालिसिस पढ़ते हैं वो रियल लाइन के ऊपर ही तो पढ़ते हैं। सो व्हाट वी हैव S1 वी हैव 0. व्हाट इज S2 वी हैव 3 by 2, दैट इज 1.5. सो दिस वी हैव S2. नाउ व्हाट इज S3? S3 is 2 by 3. So this quantity is less than 1. So S3 is here. Look at that sequence. इस सीक्वेंस को अगर आप देख रहे हो तो इसकी फर्स्ट टर्म यहाँ पर है, फिर ये मोनोटोनिकली इंक्रीज होने की इसने कोशिश करी, बट S3 ने क्या करा,
जस्ट S2 के बाद इधर जंप। तो दिस सीक्वेंस is not monotonically increasing as well as this sequence is not monotonically decreasing. So अगर आपकी कोई सीक्वेंस ना तो मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रही है ना ही मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रही है, सो व्हाट डज इट मीन? इट्स मीन दैट आपको दो ऐसी सब सीक्वेंसेज मिलती हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में कन्वर्स करती हैं। फर्स्ट इज इवन की टर्म्स एंड सेकंड इज ऑड की टर्म्स। तो ये दो ऐसी सब सीक्वेंसेज आपको मिलेंगी जो ऑपोजिट डायरेक्शन में कन्वर्स करेंगी, और अगर वो दो सब सीक्वेंसेज ऑपोजिट डायरेक्शन में कन्वर्स कर गई और सेम नंबर के ऊपर कर गई तो हम ये कहेंगे जो हमारी मेन सीक्वेंस गिवन है एसेट, ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। बट यहाँ से हमने एक चीज तो बता दी है कि ये जो एसेट आपको सीक्वेंस गिवन करवाई हुई है ये सीक्वेंस मोनोटोन तो नहीं है। सो इफ वी कंस्ट्रक्ट two subsequences s of 2n and s of 2n plus 1, then sorry guys, then these two sequences converges to opposite direction. So what is s of 2n? What is s of 2n is 1 plus minus 1 raised to the power 2n upon n, 2n upon n. And when we apply limit n tending to infinity, this we have 1 plus minus 1 raised to the power 2n by n, isn't it? Yeah, isn't it? So now as n approaches to infinity, ये फंक्शन कहाँ जाने की कोशिश करेगा? As n tending to infinity, ये फंक्शन आपका 0 के पास अप्रोच करेगा और इसकी वैल्यू आपको 1 मिलने वाली है। ओके, एंड व्हाट कैन वी से अबाउट s of 2n plus 1? ऑड टर्म्स के बारे में आप क्या कहोगे? व्हाट कैन यू से अबाउट s of 2n plus 1? सो दिस implies limit of n tending to infinity 1 plus minus 1 raised to the power 2n plus 1 by 2n plus 1, isn't it? Yeah, and when n approaches to infinity, same, this function goes to 0. This function goes to 0. So what is the value? We have 1. So आपने कहा कि ये सीक्वेंस मोनोटोन नहीं है, बट आपको ऐसी दो सब सीक्वेंसेज मिलेंगी जो ऑपोजिट डायरेक्शन में कन्वर्स करेंगी, और अगर उनका कन्वर्जिंग पॉइंट सेम आया तो आप कहोगे ये मेन सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। सो s of 2n भी 1 पे कन्वर्स कर रहा है एंड s of 2n plus 1 भी 1 पे कन्वर्स कर रहा है। व्हाट डज इट मीन? इट्स मीन दैट जो आपने दो सब सीक्वेंसेस कंस्ट्रक्ट करी हैं वो सेम पॉइंट पर कन्वर्स कर रही है। सो यहाँ से हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो आपकी मेन सीक्वेंस है ये सीक्वेंस मोनोटोन नहीं है, बट ये सीक्वेंस कन्वर्स करती है 1 पर। ओके, सो the sequence is not monotone. This is not monotone, but limit n tending to infinity s of n is equals to 1. Okay, now एक क्वेश्चन आपसे जस्ट थ्योरम पूछी हुई थी। जस्ट थ्योरम क्या थी कि अगर कोई पॉजिटिव टर्म्स की आपके पास सीक्वेंस गिवन है, अगर कोई पॉजिटिव टर्म्स की आपके पास सीक्वेंस गिवन है, सपोज पॉजिटिव टर्म्स की आप कोई भी सीक्वेंस मान सकते हो, पॉजिटिव टर्म्स की आप सीक्वेंस मान लो an, और आपसे पूछा था लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an की वैल्यू अगर l मिल जाती है तो ऑप्शंस में थे आपके पास कि an का बिहेवियर क्या होने वाला है उस टाइम पे। सो ये एक रिजल्ट से सिंपल सा रिजल्ट कि अगर l की वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन 1 हो जाती है सो an 0 के पास कन्वर्स करता है। सो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट था। सो बेसिकली आईआईटी कानपुर ने कुछ क्वेश्चंस को बहुत ही इजी लिया हुआ था, बट सेक्शन बी के कुछ पोर्शन यस बहुत ट्रिकी थे प्योर मैथमेटिक्स के। कॉन्टिन्यूटी के ऑप्शंस, कॉन्टिन्यूटी का जो क्वेश्चंस था उनके ऑप्शंस को ब्रेक करके आपसे पूछा हुआ था। ठीक, सो लास्ट वन हम एक क्वेश्चन के ऊपर और डील करते हैं। आपसे पूछा हुआ था सेक्शन ए में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। आपसे लिमिट का कॉन्सेप्ट पूछा हुआ था।
आपसे अप्रोच करवा रहा था लिमिट को कि चेक करो कि एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कोई फंक्शन कहाँ पे अप्रोच करेगा, एज एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव मीन्स हम जीरो को प्लस से अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव साइड से. लाइक इफ वी टॉक अबाउट limit x tending to 0 positive 1 upon x e raised to the power 1 by x. Now look, as x approaches to 0, x e की power 1 by x, e की power 1 by x tending to infinity and x tending to 0. So जब भी 0 into infinity का फॉर्मेट मिलता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसको या तो 0 by 0 का फॉर्मेट बनाएं या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्मेट बनाएं. सो एज एक्स टेंडिंग टू 0, 1 पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस 1 पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इफेक्ट किस पे पड़ेगा? अप्रोचिंग का इस पॉइंट पर पड़ेगा. सो लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, दिस फंक्शन इज व्हाट? दिस इज 0 इनटू इंफिनिटी, इजंट इट? सो इसको या तो 0 बाय 0 का फॉर्मेट बनाओ या फिर आप इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्मेट बनाओ. सो लेट दिस फंक्शन इज y, x e की पावर 1 by x, take it y. Now इसको we can write e raised to the power 1 by x upon 1 by x. We can write this thing. Now this function is infinity by infinity. As x approaches to infinity, this function goes infinity by infinity. Now you can apply here L'Hopital rule. L'Hopital rule is e raised to the power 1 by x का डेरिवेटिव and upon 1 by x का डेरिवेटिव. ये काम आप कर सकते हो. सो जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे सो आपको वैल्यूज क्या मिल जाएगी? ई रेस टू द पावर 1 बाय एक्स, क्योंकि जो बाकी की वैल्यूज हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी. दिस वी हैव इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट. सो नाउ व्हेन वी अप्लाई लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस इज व्हाट? दिस इज ई रेस टू द पावर 1 बाय एक्स एंड माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव, एंड दिस इज माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, इजंट इट? This is cancel out, and x as n approaches to infinity, this function goes to infinity. So we have infinity. So what we have? 1 upon infinity is what? 0. यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू पुट करी है. So आपसे ऑप्शंस में पूछा था कि इसमें से कौन सा ऑप्शंस फॉल्स है. So आप बेसिकली जो स्टार्टिंग के 3 ऑप्शंस थे वो ऑप्शंस ट्रू थे. जैसे ये ऑप्शन ट्रू है वैसे बेसिकली जो स्टार्टिंग के 3 ऑप्शंस थे वो तीनों ऑप्शंस ट्रू थे. ठीक. एंड सेकंड वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछी थी, और इतना इजी टास्क था रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का. पार्ट ए में आपसे इस सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछ रहा है n+2 बाय n का होल n स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू द पावर n. इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछना चाह रहा था. सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास केवल और केवल 2 मेथड है. सो यहाँ पर आप कोई सा भी मेथड अप्लाई करते, बेसिकली यहाँ पर रूट टेस्ट को अप्लाई करते सो ज़्यादा ईजी होता, बिकॉज n स्क्वायर की एक पावर कैंसिल आउट हो जाती एंड ये फॉर्मेट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाता 1 रेस टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट का. और 1 रेस टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट सॉल्व करना आपको आता है, इजंट इट? सो what we have an is n+2 upon n square. So what is radius of convergence? 1 upon r equals to limit of n tending to infinity an raised to the power 1 by n. Now this implies this is what? n+2 upon n raised to the power n square की power 1 by n. So one power is cancel out. This we have n as limit n tending to infinity. So this is what? Can we write this thing limit of n tending to infinity 1+2 by n raised to the power n? We can write this thing. So now as n approaches to infinity, this function is what? 1 raised to the power infinity case. And what will we do? We apply just ये indeterminate form है. So indeterminate form को solve करना आपको आता है. 1 raised to the power infinity फॉर्मेट को कैसे सॉल्व किया जाता है? This we can write e raised to the power limit of n tending to infinity. जब भी 1 raised to the power infinity फॉर्मेट आपको मिलता है सो आप कैसे अप्रोच करते हो?
this function take f of x and this function take g of x. सो f of x में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करते हो और gx को आप मल्टीप्लाई करवाते हो. ये वर्किंग रूल है जब 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट आपको मिलता है. सो व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे, fx में से fx इज व्हाट 1 प्लस 2 बाय n, इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो gx है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे. So this thing is cancel out and this thing is cancel out. So what we have e square and this is the value of 1 by r. So this imply r is what 1 by e square. ठीक. So इस बार का एग्जाम आप सब लोगों का अच्छा गया होगा. आई होप आपका अच्छा भी गया हो. एंड जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम्स अच्छे नहीं गए हैं, आप आगे की प्रिपरेशन करो, बिकॉज आपने जितनी भी मेहनत करी है वो आपके आगे काम आएगी. आपकी सारी मेहनत वेस्ट नहीं होगी. ओके. एंड प्योर मैथमेटिक्स, जो भी स्टूडेंट्स इसके फील्ड पे रिसर्च करने की कोशिश करना चाहता है, जो फील्ड में रिसर्च करना चाहता है, वो प्लीज़ प्योर मैथमेटिक्स को कॉन्सेप्चुअली समझो. एंड रैंक मैटर नहीं करती है, बिकॉज आप रैंक ला के किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में चले भी जाओ, वहाँ पर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे. बिकॉज जब तक रिजल्ट्स को रट के रैंक लाना इज नॉट अ बिग डील. रिजल्ट रट के रैंक लाना नॉट अ बिग डील. जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक कोई फायदा नहीं है आपके रिजल्ट रटने का. बिकॉज रिजल्ट रख के आप रैंक ले आओगे और रैंक लाने के बाद आप सपोज IIT दिल्ली या IIT बॉम्बे में सिलेक्ट भी हो जाते हो. सो वहाँ पर आपको सर्वाइव करना प्रॉब्लम आपके लिए है. बिकॉज बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्विट कर देते हैं, IIT कॉलेजेस में जाके क्विट कर देते हैं, प्रेशर्स हैंडल नहीं कर पाते हैं. सो प्लीज़ कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझो. कॉन्सेप्ट, प्योर मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स. और रियल एनालिसिस में ये कहा भी जाता है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, आपकी डेफिनेशंस बिल्कुल क्लियर हैं, सो 20 to 25% प्रॉब्लम्स डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाती हैं. और ये बात ट्रुथ भी है, बिकॉज कई क्वेश्चंस आपके पास, इस बार ग्रुप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से सेंटर का क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत बेसिक क्वेश्चन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए, और उसका सेंटर पूछ रहा था. सो जिस स्टूडेंट को सेंटर की जस्ट डेफिनेशन ही पता थी, वो भी उस क्वेश्चन को डील करके आया हुआ है. बिकॉज वहां पर केवल आपको सेंटर की डेफिनेशन ही अप्लाई करनी थी, दैट्स इट. और कुछ नहीं करना था वहां पर, सिंपल सेंटर की डेफिनेशन अप्लाई करो. लाइक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का वो सर्कल वाला पोर्शन पूछा हुआ था, कार्डिनैलिटी पूछ रहा था कि आपसे कितने अल्फाज होंगे. सो वहां पर कोई भी अल्फा काम कर जाता आपका, सो अनकाउंटेबल सेट बन जाता. सो दीज ऑल आर दी थिंग्स. एक लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन था, आपको स्टैंडर्ड बेसिस गिवन थी E1 E2 E3. एक ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन. एनटीए सेक्शन का जितना भी बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन इतनी कॉन्सेप्चुअली और इतनी इजी पूछी हुई थी कि अगर जिसने जस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी होती, जो केवल पढ़ के ही गया होता, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस को करके आया हुआ है. सो इस बार का पेपर बेसिकली बहुत सही था. कट ऑफ जितनी जाती है हाईली 1-2 नंबर ऊपर या 1-2 नंबर नीचे होगी, दैट्स इट. इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी. एंड बेस्ट ऑफ लक आपको आगे के आपके एग्जाम्स के लिए. एंड दैट्स इट. थैंक यू सो मच गाइज.